नमस्कार, शाम के बज चुके हैं 7। आप देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आरोपों के चुनावी दंगल में सियासी धर्म युद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत आपने सुनी होगी, बेहद मशहूर है, जिसका ब्राह्मण उसकी सत्ता। 2027 के चुनावी बिगुल बजने से पहले एक बार फिर यूपी की सियासत इसी धुरी पर आकर टिक गई है। सवाल बेहद अहम है कि क्या इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहने वाला है ये परंपरागत वोट बैंक, किसी एक पाले में होगा या फिर बिखराव का एक नया अध्याय आपको देखने को मिलेगा। आज चर्चा का केंद्र है ब्राह्मण पावर प्ले। साल 2027 का विधानसभा चुनाव, एक तरफ है बीजेपी का मजबूत हिंदुत्व कार्ड तो दूसरी तरफ है विपक्ष का हिस्सेदारी और पीढ़ी वाला फॉर्मूला। लेकिन क्या दलित ब्राह्मण समीकरण का वो पुराना सोशल इंजीनियरिंग का ये दिन फिर से बाहर आएगा? सियासत में एक ही इंजीनियरिंग है और वो है सोशल इंजीनियरिंग, जिसका मास्टर है सत्ता की चाबी उसी के पास। ये इसलिए भी क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोट बैंक 11 से 13% है, एक बेहद अहम वोट बैंक। 115 ऐसी सीटें हैं जहां विप्र समाज हार जीत का फैसला करता है। क्या यह संग्राम सिर्फ सम्मान की है या सत्ता में भागीदारी की? मायावती ने अपना ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। यूपी में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच मायावती ने पहला दांव चला है ब्राह्मण चेहरा, और दूसरी तरफ है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो मुद्दा जिस पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। योगी सरकार पर, भाजपा के नेतृत्व पर कांग्रेस उस पूरे मामले को उठा भी रही है, इस पर प्रदर्शन भी कर रही है। और देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने ही बटुकों के साथ दुष्कर्म किया है। अभी पूरा मामला जिसमें विवाद है, इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी का भी एक बयान आता है जो कि बेहद गंभीर है। वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। बयान क्या है, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। तो शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है, और बीजेपी का चरित्र और करेक्टर आपने देखा है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी। पौराणिक परंपरा और हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी पर गंगा स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, वो आध्यात्म का स्थान है, हमारी त्रिवेणी है वो, वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान क्यों नहीं करने दिया? ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने धक्का मार के उनके रथ को बाहर कर दिया। उनके बटुक, उनके जो सेवा या उस संस्था साथ चलते हैं, उनकी चुटिया पकड़ करके, बताइए, डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चरण वंदन करेंगे। बताइए आप, हम लेट करके माफी मांगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? और अब झूठा मुकदमा लगा दिया। बताइए, आज उन अभियुक्तों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने इस कुकर्म में इसका सबसे बड़ा रोल अदा किया है। प्रकाश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा और मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद, और कुछ वीआईपी नाम है। कौन है वीआईपी के नाम? क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी उनके नाम, जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश है उसके बाद डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहाँ आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदानंद, उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो
को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 आ गए 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। ये जो प्रकरण है बहुत दुखपूर्ण है, उचित नहीं है। जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं सरकार और शंकराचार्य जी के बीच में, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से ईगो का विषय बना हुआ है और उसके बीच में सनातन पेरा जा रहा है। संत महात्मा भी इस प्रकार से 2 फांटों में बंटने की स्थिति में है। मुझे लगता है, मैं दोनों तरफ से योगी जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहता हूँ, इस विषय को ज्यादा ना बढ़ा करके चीजों को समेटने की कोशिश की जाए। तो चुनावी दंगल से पहले ये है धर्म युद्ध। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए, और इस बहती नदी में सभी अपने हाथ धो रहे हैं। चलिए आज के बेहद अहम सवाल, सुलगते सवाल, इस पूरे धर्म युद्ध को लेकर क्या कुछ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या ब्राह्मण समाज सच में नाराज है या 27 से पहले अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत कर रहा है? एक बेहद अहम सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या मायावती साल 2007 का दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग मॉडल दोबारा इसका इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि साल 2007 में इसी इंजीनियरिंग फॉर्मूले से उन्हें जीत मिली थी, सत्ता मिली थी। मौजूदा स्थितियों के बाद क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब खराब है? सपा की पीढ़ी राजनीति में ब्राह्मण कहां फिट बैठ रहे हैं? अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। 115 से ज्यादा सीटों पर असर रखने वाला ब्राह्मण वोट क्या साल 2027 का असली किंग मेकर होगा? ये बेहद अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको जो हमारे पैनलिस्ट है उनसे आपका रूबरू करवा दें। हमारे खास मेहमान, परिचय करवा देती हूं मैं। आलोक वत्स हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र सिंह स्पोक पर्सन है सपा के, समाजवादी पार्टी के। विजय पांडे है स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और गौतम सागर है अंबेडकरवादी है। बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर धर्म युद्ध तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सवाल गौतम जी आपसे सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। मायावती मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, इसी को साधने की कोशिश करती थी, लेकिन क्या साल 2007 वाला फॉर्मूला मायावती साल 2027 में दोहराने की कोशिश कर रही है? और इसलिए सबसे पहला उम्मीदवार ब्राह्मण समुदाय का, या फिर महज इस पूरे धार्मिक विवाद का फायदा उठाने की कोशिश? गौतम जी, क्या दलित को भूल चुकी है मायावती? श्रुति कहते हैं कि जब गीदड़ के मौत आती है तो वो जंगल से शहर की तरफ भागता है। मेरे ख्याल से वही स्थिति करीब यहाँ भी चल रही है। अब प्रारंभिक प्रबोधन में आपने जो भूमिका लिखी वो ये लिखी कि 2007 की जो स्थिति थी, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण काट चला तो बहन मायावती जी की सरकार बीएसपी की सरकार बन गई और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गई। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक, झूठ इसलिए है कि 2007 का जो चुनाव हुआ था वो चुनाव समाजवादी पार्टी के गुंडीजम के खिलाफ था, और बीएसपी को जो वोट पड़े थे वो बाय डिफॉल्ट वोट पड़े थे, बाय डिजाइन वोट नहीं पड़े थे। ऐसी स्थिति में बहन जी चूंकि धरातल पे कभी उतरती तो उन्हें पता लगता कि जमीनी हकीकत क्या है। वो धरातल पे कभी उतरती नहीं थी।
जब से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, ब्यूरोक्रेसी उनके अगल बगल रहती थी, ब्यूरोक्रेसी ने उनको इतना भयभीत कर रखा था राजा भैया वाले प्रकरण से कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो कहीं बम लगा करके मार दिए जाएंगे या जो भी है, आपके साथ हमले हो सकती है। तो धरातल की उनको स्थिति नहीं मालूम थी। और आज जिस तरह से मीडिया में जब कभी बीएसपी बहुत ही मजबूत हुआ करती देखिए, काउंटर सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपने इसे कहा है कि साल 2007 में मायावती जो सत्ता में वापस की या फिर सत्ता में काबिज हुई, उसके पीछे ब्राह्मण वोट नहीं था। तो फिर आज के दिन जब ये धार्मिक युद्ध है, इस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब मुक्तेश्वरानंद, आशुतोष, ब्रह्मचारी और तमाम जो स्वामी है, उनकी अपनी अपनी एक गुट बन चुकी है, अपने अपने गुट में है वो, तब ब्राह्मण उम्मीदवार पर क्यों दाव लगा दिया मायावती ने? और साल 2007 के बाद आप कह रहे हैं कि ये गुंडों की सरकार से आजादी पाने के लिए, निजात पाने के लिए मायावती को चुना गया। फिर साल 2012 को फिर याद करिए, सपा वापस आती है, सपा की पार्टी वापस होती है और सपा की सरकार भी बनती है साल 2012 में। और ये 11 से 13% इसी वोट बैंक को ध्यान में रखा जा रहा है, इसी को साधने की कोशिश की जा रही है। गौतम जी, श्रुति, मैं 2012 में, तो 2012 बाद में आता है, 2009 का चुनाव उसके पहले आता है जो लोकसभा का चुनाव था। जो पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2007 में आ जाए और 2009 में तीसरे नंबर की लोकसभा की सीट उसको मिले, तो आप कल्पना करिए कि वो पार्टी खड़ी कहां थी, एक्चुअल में कहां खड़ी थी। ये अंदाजा तो वहीं से लग जाना चाहिए था। 22 सीटें लेकर के कांग्रेस पहले नंबर पे थी, जबकि 22 विधायक ही जीत करके आए थे 2007 में कांग्रेस के, और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थे, बीएसपी तीसरे नंबर पे थी। तो वहीं से स्पष्ट स्थिति हो गई थी कि बीएसपी वाकई खड़ी कहां है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2007 में जो बीएसपी को वोट पड़े थे वो बाय डिजाइन नहीं, बाय डिफॉल्ट वोट पड़े थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बीजेपी नहीं मजबूत थी। समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करने के लिए बीएसपी विकल्प में थी, इसलिए मजबूरी में वोट किए गए या वोट को मोबिलाइज किया गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बहन जी का टिकट देने का तरीका शायद आपको मालूम नहीं है। एमएसटीसी के साइट पे जाकर के जैसे स्क्रैप नीलाम होते हैं, उसी तरह से बहन जी के यहाँ नीलाम होते हैं। जो नीलामी का पैसा पहले दे देता है उसको, उसका नाम घोषित हो जाता है। मतलब दलित चिंतित नहीं है, उनको दलित से कोई मतलब रह नहीं गया है। अगर दलित से उनको मतलब होता तो चाहे यूजीसी का प्रकरण हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो इस तरह से जजमेंट आ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कम आता है, भाषण ज्यादा आता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी परफेक्ट लीडर बैठे हुए हैं, वहां भाषण बहुत देते हैं। एक डायलॉग था कि मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, तो यहाँ भी वही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डर नहीं लगता, उनके भाषण से डर लगता है। इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं। और उसकी बहन मायावती खुले तौर से, खुले मुक्त से तारीफ करती नजर आती है। उनको ये भी नहीं पता रहता कि आज जा क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ आलोक जी देखिए इस पूरे जी बताइए। मैं ये खत्म कर रहा हूं श्रुति, जैसा कि आपने, मैं आऊंगी वापस। गौतम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आलोक जी, एक बेहद अहम सवाल, सियासी धर्मयुद्ध आप देख पा रहे हैं, क्या ब्राह्मण वोट छिटक चुका है? क्या नाराज चल रहा है? आलोक जी देखिए श्रुति जी, मैं भी अपने पूर्व वक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों का मायावती जी को सपोर्ट नहीं था। मैं इस बात से इतर ये कहना चाहूंगा कि अगर ब्राह्मणों का उनको नहीं था सपोर्ट, तो करीब 50-52, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि लगभग एमएलए उनके पार्टी से ब्राह्मण समाज से चुन के आए थे। तो अगर ब्राह्मण ने वोट नहीं किया तो ब्राह्मण चुने कैसे गए? वो कह रहे बाय डिफॉल्ट। और दूसरी बात, जो डिफॉल्ट का कोई मतलब नहीं होता है, उन्होंने उसको रिझाने की जितनी कवायद थी वो सारी कर दी थी। मैं भूल रहा हूं उनके जो सहयोगी थे जिनके नेतृत्व में ब्राह्मणों को उन्होंने जगाया था अपनी तरफ। दूसरी बात कि ये बात आपका कहना सही है
कुछ कारणों से ब्राह्मण हमसे थोड़े नाराज हैं। क्यों? लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए अंतोगत्वा वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। उनको हम पूरी तरीके से संतुष्ट करके अपने पाले में ही रहने देंगे। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से ये आत्मविश्वास क्यों? सवाल तो यही है ना। देखिए, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बार बार भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों को का अपमान किया जाता है, अब वो वापस आपके पास नहीं लौट कर आएंगे। देखिए, अगर अपमान की बात आप करती हैं, हाँ। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां किसने बरसाई थी? मायावती जी का चीर हरण करने के लिए गेस्ट हाउस में किस पार्टी ने पहल किया था? या ये सारी बातें उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है और मायावती जी भी नहीं भूली होंगी। अब वो हो प्रकरणों पे राजनीति शुरू हो जाती है। अब ये बताइए कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जैसे लगता है कि ब्राह्मणों के एक तरफा लीडर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो भी राजनीतिक बयान रह रह के देते हैं, कभी राहुल गांधी के समर्थन में, कभी स्वामी तो है ना, ब्राह्मण तो है ना आलोक जी। अपना पूजा पाठ करवाना है, सनातन संबंध है या नहीं ये तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन उनके बयानों से हाँ। बयान वो देते रहे हैं इनके फेवर में, इतना मैं जानता हूँ। और अभी जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, हाँ। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मुखातिब है, जिस तरीके से वहाँ अमन चैन शांति है, जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरीके से वहां पर रोड में, रेल में, मेट्रो में, एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ है, जिस तरीके से वहां पर हॉस्पिटलों की भरमार हो रही है, कॉलेजेस खुल रही हैं, नए नए ITI खुल रहे हैं, एम्स का नया निर्माण हो रहा है, इस सब से वहां की जनता अभिभूत है। और जितनी जन कल्याणकारी कार्य हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित इस देश में, उसका 100% लाभ उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म को प्रचुर और भरपूर मिल अब सबको वक्त देना, तो उनको इधर उधर जाने की ठीक है। रविंद्र सिंह जी स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के, मौके का फायदा उठाया जा रहा है क्या? आलोक जी कह रहे थे कि आपको अपना शासनकाल याद करना चाहिए, अपने वक्त का वो समय जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठीचार्ज किया गया, जब मायावती के साथ अभद्रता की गई, उसके बाद सपा और बसपा दोनों ही अलग अलग, अब तो गठबंधन से मायावती कतराती हैं। रविंद्र जी, स्वामी जी पे लाठीचार्ज हुआ था, वास्तविकता पता लगने पे हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, साष्टांग प्रणाम करके माफी मांग लेता है और स्वामी जी माफ कर देते हैं। मायावती जी पे आ जाइए, बहुत गंदा शब्द यूज किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। मुझे लगता है किसी भी भाजपा वाले को कचहरी का सहारा ले, चीर हरण करके बोला कि चीर हरण हुआ मायावती जी का, बिल्कुल गलत शब्द हुआ था। राजनीतिक मतभेद थे, द्वंद्व हुआ था, यह स्वीकार्य है। चीर हरण करने की कवायद की मैंने ये नहीं कहा। प्लीज डोंट मिसकोट मी, आप मुझे मिसकोट मत करें। आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरी बातों को ध्यान दें। मैंने कहा उनकी चीर हरण करने की कवायद की गई, चीर हरण हुआ नहीं। और यहाँ पर बैठे हुए अम्बेडकरवादी चीर हरण अति निंदनीय शब्द है, कि ऐसा हुआ था या नहीं के हिसाब से भी। रविंद्र जी बातों को रखिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए इनको, निकाल ले अंदर का। नहीं आप बोलिए। ठीक है आलोक जी वापस बोलिए। और भी देखिए विजय पांडे जी भी है, 10 सेकंड के अंदर बात रखिए। रविंद्र जी चलिए विजय पांडे जी को रख लीजिए, फिर मैं रखूंगा। जब मैं नहीं, बोलूंगा तो फिर कहिएगा बीजेपी वाला बोलेगा। रविंद्र जी मेरी बात सुनिए, तमाम आरोप लगाएंगे, अब सवालों का जवाब तो देंगे ही नहीं बतौर स्पोक पर्सन। रखिए बातों को। चीर हरण शब्द किसी भी महिला के लिए अत्यंत ही निंदनीय बात है। ऐसा सुश्री मायावती जी के लिए नहीं हुआ था। जो करने वाला व्यक्ति था वो भारतीय जनता पार्टी में उसके खानदान सांसद हैं। दोनों प्रश्न के उत्तर दे दिए।
अब आते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। यह सत्ता पाने के लिए पहले इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अब धर्म का अपराधीकरण कर रहे हैं। जितने धार्मिक रूप से अपराधी व्यक्ति हैं सब भारतीय जनता पार्टी में है। आरएसएस का उदय वैदिक हिंदू धर्म के विरोध में हुआ था, इन्होंने नाम ही बदल के सनातन धर्म कर दिया। अभी हम ही सब लोग यहाँ बैठ के सनातन धर्म बोल रहे हैं। प्रमाण है कि एक झंडे के आगे झुका के गैर वैदिक प्रार्थना कराते हैं, गैर वैदिक धर्म से उसके आगे प्रणाम कराते हैं, जिसको अल्बेनियाई सलाम कहा जा सकता है। फिर इन्होंने कहा प्रभु राम अभय संतान है, माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, हनुमान जी दलित है। मोहन भागवत ने कहा हिंदू धर्म के ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। तो इस प्रकार से अयोध्या जी और काशी जी में इतने मंदिर तोड़े, किसी नहीं तोड़ा। ये इनका मूल चरित्र है कि ये हिंदू वैदिक धर्म विरोधी हैं। अब इसमें जब हिंदू वैदिक धर्म आता है तो ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, तो जब ऐसी कोई बात है तो ब्राह्मण आगे बढ़ता है। रही शंकराचार्य जी की बात, शंकराचार्य जी का नाम जितने भी अपमानित ढंग से लेना था उतना अपमानित ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अब 2 लाख करोड़ रुपया उधार लेने जा रही। इतना बड़ा सबसे गरीब प्रांत है, सबसे कम आय यहाँ पर प्रति व्यक्ति, सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी। यहाँ पे कोई भी एक अस्पताल नहीं बना। आईआईटी की जगह ये आईटीआई बोल रहे थे। एक आईआईटी बना हो, एक अस्पताल उत्तर प्रदेश में बना हो, तो अगली बार में बोल देंगे जी। धन्यवाद। ठीक है। एक शब्द जिसका इस्तेमाल रविंद्र जी ने कई बार किया है, वो कह रहे हैं कि देखिए तो सनातन विरोधी है, ये तो हिंदू विरोधी है। खैर, जात पात विडंबना है राजनीति की, कि देश की राजनीति चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, धर्म और जात से अलग उसे किसी और चश्मे से देखा ही नहीं जा रहा। विजय पांडे जी, अब ये सवाल इसलिए आपके लिए है क्योंकि अजय राय सनातन विरोधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक पोस्टर लगाया है शंकराचार्य के पैर के नीचे, वो बैठे हैं। सनातन विरोधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को, और कह रहे हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी दंगल में उतरने से पहले क्या उसका विवेक खत्म हो चुका है? और क्या कांग्रेस पार्टी वही सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है ताकि वो जात के मुद्दे पर, कास्ट के मुद्दे पर वोट बैंक को अपनी तरफ ला सके? विजय पांडे जी। श्रुति जी, मैं सुन रहा था सभी लोगों को। आपने विषय ठीक चुना है। मैं उस पर सिर्फ अपनी टिप्पणी करूंगा। अजय राय जी ने जो कहा एकदम सच है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो योगी आदित्यनाथ की शैली और उनके काम करने के तरीके में दिख रहा है। आखिर अचानक से पूरी भाजपा के लिए अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं रह गए। पहले तो उन्होंने शंकराचार्य होने पे डाउट किया और उन्हें शंकराचार्य न होने का प्रमाण उन्हें सिद्ध करने के लिए कहा कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं। फिर वो बहस आगे बढ़ती है और योगी आदित्यनाथ उसमें हारते दिखते हैं और सारे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि धर्म वाली लड़ाई तो हम हार जाएंगे। फिर एक फ्रॉड और अपराधी किस्म के आदमी को लाया जाता है आशुतोष पांडे बना करके। उसका नाम सच में आशुतोष पांडे है कि नहीं, इस पर भी डाउट है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि उसका नाम ये भी है भी नहीं। ये नाम उसका रखा हुआ नाम है जो रामभद्राचार्य ने उसको नाम दिया है, ये भी उसमें डाउट है। तो एक अपराधी आदमी जिसके ऊपर गौकशी से लेकर के और बलात्कार तक के आरोप हैं, वो आदमी एक शंकराचार्य पर आरोप लगाता है कि उनके यहाँ भटकों के साथ गलत हुआ है, भटकों के साथ पॉक्सो एक्ट लगा उनके ऊपर, दुराचार किया गया। और उसमें भी एक कदम आगे बढ़ के वो आदमी आज यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने अरे क्या कर रहे हैं आप, किस स्तर पे आप नीचे गिरेंगे? और योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को अपने मुंह लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जितना ये आशुतोष ब्रह्मचारी गिरा हुआ आदमी है उससे कम कहीं गिरे नहीं है मुख्यमंत्री। आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं। आपको प्राइमरी जांच, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राइमरी जांच करानी चाहिए थी इसी मुद्दे पर, क्योंकि आपने एक बेहद गंभीर बयान भी दे दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं आप। उन्हें भी आप ओछी राजनीति, या आप यूं कह लीजिए कि आप उन्हें नीच व्यक्ति कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम सवाल, क्या साल 2007 जिसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है साल 2027 के लिए मायावती?
क्या उसमें सफल हो पाएंगी? ब्रेक के बाद इस पूरे सवालों का जवाब अपने पैनलिस्ट से लेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर लौटेंगे। साल 2026, शंकराचार्य विवाद जो अब चुनावी दंगल के मुख्य केंद्र में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधी बात। एक बार फिर से आप सभी का परिचय करवा देती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। आलोक वत्स हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, रविंद्र सिंह है, सपा के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, विजय पांडे है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, गौतम है, गौतम सागर है, अम्बेडकरवादी है। दलितों की सोच, उनकी समस्याओं को रखते हैं हमारे साथ। क्योंकि विजय, आप एक बात कह रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी विचारधारा है, एक आपराधिक सोच वाला व्यक्ति जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगाता है, लेकिन वो व्यक्ति विजय जी ये भी कह रहा है कि उसके पास सबूत है। वो ये भी कह रहा है कि वीवीआईपी जो बटुकों के साथ अभद्रता करते थे, उनका फिजिकली इस्तेमाल कर रहे थे, वो सबूत दिखाएंगे। और अगर किसी पर आरोप लगा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी के साथ अभद्रता, अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी है, तो क्या उस पर केस नहीं होना चाहिए? क्या उसे मत ये कहकर उसे भूल जाना चाहिए कि देखिए उनकी उपाधि, उनका पद ये है? विजय जी। श्रुति जी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि वो उनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडाटा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, वेंडेटा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, वो गलत है। इसकी टाइमिंग देखिए आप इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग क्यों नहीं देख रही है? इनके पास इतने समय पहले से इनके पास ये सब दस्ता बता रहे हैं कि मेरे पास, और वो भी ये कह रहे हैं कि 20 बटकों के साथ हुआ है, तो 2 का नाम आपने क्यों दिया? आप पूरे 20 का नाम दे देते। मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है आप 20 बटकों के साथ हुआ, आप 2 का नाम दे रहे हैं। इसकी टाइमिंग आप देखिए। एक समय योगी आदित्यनाथ वर्सेस मुक्तेश्वरानंद विवाद चल रहा था, उसमें ये, चूंकि ये अपराधी आदमी है, अपराधी बहुत शातिर होता है, इसको पता है कि आज मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूंगा तो शायद मेरे मुकदमे भी खत्म हो जाए, और ये अपना नाम बदल के, अपना सब पूरी आइडेंटिटी बदल के रामभद्राचार्य क्या बना हुआ है संत। इसने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और अपने ऊपर सरकार का वरदहस्त बनाने के लिए ये सब किया है। इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। और श्रुति जी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस तरीके की बड़े, आपके कितने मुकदमे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या देश में, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ, मतलब आरोप लगा, क्या अरेस्टिंग हो गई थी? क्या एफआईआर लिख ली गई थी? क्या नहीं लिखी गई? कितने महीने का संघर्ष हुआ, कितने विरोध प्रदर्शन हुए, महिला खिलाड़ी वहां दिल्ली में बैठी रही, उसके बाद जाकर के एक मुकदमा, उसके बाद भी क्या हुआ? अब सब कुछ आपके सामने है। तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ, जो राजनीति की वजह से जो मामला आगे जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं कि ये बहुत दुखद बात है। जिस तरह से एक संत का, ये अपने आप को संत कहते हैं, लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से मैं ये मानूं ना विजय जी कि वो संत नहीं है, मैं ये मानूं वो संत नहीं है, आशुतोष ब्रह्मचारी वो एक अपराधी है, ये कहना चाहते हैं आप विजय जी? मैं यही मानूं? बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाहता हूं। ये सबको पता है कि वो आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है। ठीक है, सबको पता है ये। ठीक, ओके। रविंद्र जी, एक बात मैं आऊंगी आलोक जी, लेकिन आपके सहयोगी भी ये कह रहे थे कि ये जो तमाम सिनेरियो क्रिएट किया गया, अब इसी सिनेरियो का फायदा राजनीतिक पटल पर लिया जा रहा है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, खुद मायावती जो कि एक ब्राह्मण कार्ड खेल चुकी है। आप भी इसको इसी तरीके से देखेंगे, या हम ये भी मान ले कि अब सपा जो कि स्वामी के लिए, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो बयान दे रही है, जो उनका स्टैंड ले रही है, तो आने वाले भविष्य में यह भी देखा जाएगा चुनावी दंगल के दौरान कि सपा ने डिप्टी सीएम के फेस के तौर पर किसी ब्राह्मण को उतार दिया हो। तभी तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को सदन में बनाया गया। आपके पास कई विकल्प थे रविंद्र जी। देखिए, अभी तो कौन सा धर्म का ऐसा व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी में नहीं है, कौन से जाति का ऐसा व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी में उच्च स्तर पर रहा नहीं है।
इन विषय को किनारे करते हैं। ठीक, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव आएगा, जो भी अभी कोर्ट में होना हो, मतलब ये कोर्ट आएगा, डिप्टी उसके सीएम बाद ब्राह्मण समुदाय से होगा, इस विषय को मैं किनारे कर दूं। ठीक है, आगे रविंद्र। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं, वो हो सकता है, उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप बार बार पूछ रही हैं हाँ। स्वामी जी के अपराध पे, तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर अपराध के सर्वाधिक मुकदमे थे, ट्रायल हुआ क्या उनका? एक हुआ ना ट्रायल। उप मुख्यमंत्री जी पे आपराधिक मुकदमे थे, वापस कर ले लिए गए। तो ले जाइए कोर्ट में, ले जाइए कोर्ट में रविंद्र जी। मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है, और राजनीति है, आप जनता के विचारों को रखते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो बेहतर है ना कि आप कोर्ट में ले जाइए। किसने रोका है? राष्ट्रपति से लेकर आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, सदन में के कोई भी कार्यकर्ता, एक तुच्छ से लेकर ऊंचे पद पर बैठा हुआ, सभी के लिए कानून एक है ना। ले जाइए, जाइए कानून में, कोर्ट में जाने से आपको किसने रोक दिया? तमाम सबूत होंगे आपके पास। आपके सलाह के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 111 विधायक अपराधी हैं, तीन सजा याफ्ता मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अभी कोई हमको गुंडा उंडा बता रहा था। इससे बड़े आपराधिक सदन किसी भी लोकतांत्रिक देश में आज तक कभी भी नहीं रहा है। आपकी सलाह मानेंगे, देखते हैं। फिर धर्म विरोधी मान लीजिए चेहरा एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। विकास विरोधी चेहरा स्पष्ट हो चुका है। भारत देश के रूप में सबसे बड़ा कर्जदार है। जीडीपी का 85 से 86% लोन है, कोई लोन दे नहीं सकता भारत को। अब चौथा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक मोसाद के एजेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं रही है, जो यौनाचारियों के लिए काम करता है। अंतरराष्ट्रीय छवि की भी ऐसी तैसी कर दिया। तो ये जो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के, ये उपलब्धि उसी रावण की तरह, ऐसे ही रावण ने अत्याचार मचा रखा था, साधु संतों को पूजा नहीं करने देता था, तो साधु संत भाग के प्रभु श्री राम के यहाँ गए। तो यही हालत मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। वैसा ही परिणाम आया जैसा रावण के साथ आया था। उन्हीं के अंदर से विभीषण निकलेगा और राम चलेंगे, और इनका वही हश्र होगा जो रावण का हुआ। कोई रावण का नाम लेना ही भूल जाएगा, वैसे आरएसएस बीजेपी लिखना ही लोग भूल जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, आलोक वत्स जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वो तमाम आरोप, लेकिन उससे इतर ये कहने की कोशिश कि एक आपराधिक जो उसका रिकॉर्ड रहा, 21 से ज्यादा केस उस पर दर्ज हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी, अब वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ इसलिए है कि योगी सरकार में उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं उसे हटा दिया जाए, और आप उनका इस्तेमाल करके, भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करके सत्ता की चाबी अपने पॉकेट में रखना चाहती है। आलोक जी, ठीक है, आऊंगी मैं वापस। आलोक जी मैं वापस आऊंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही हो। मैं चाहूंगी अपनी टीम से कि आलोक जी की आवाज को दुरुस्त करें, जो भी एरर है उसे ठीक करें। हमारे साथ गौतम जी भी अम्बेडकरवादी मौजूद है। गौतम जी, एक बात जो आप कह रहे थे कि आप दलितों की चिंता नहीं करती हैं मायावती, क्या इस बात का अफसोस है? ये जो ब्लू बुक मायावती लेकर आती है, उस ब्लू बुक से इतर जब मायावती सबसे पहला उम्मीदवार ये कार्ड, ब्राह्मण कार्ड खेल देती है, तो दलितों को चोट तो पहुंचा होगा, और शायद इसी का नतीजा है कि 2022 में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे नतीजे आए बसपा पार्टी के लिए। श्रुति जी, सबसे पहले 2-3 प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का जवाब देना मेरे ख्याल से अच्छा होगा, और बेहतर ये होगा कि उसका जवाब देने के लिए इन लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा गुनाह निकलेगा। तो आज स्थिति जो चल रही है वो उसी तरह की है। रही बात आलोक वत्स जी की, आलोक वत्स जी कह रहे थे, हाँ 2007 में 53 ब्राह्मण विधायक चुन करके आए थे बीएसपी से। मैं वही तो कह रहा हूं, तो ब्राह्मणों ने बीएसपी कोर्ट नहीं किया था, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण कोर्ट किया, बीएसपी कोर्ट नहीं किया था।
वो और दूसरी बात जो कही जा रही, हमारे रविंदर सिंह जी कह रहे थे गुंडीजम कहा गया, गुंडा कहा गया। मेरे ख्याल से शायद रविंदर जी हमारी बात समझ नहीं पाए। 2007 का जब चुनाव चल रहा था तो नैरेटिव यही क्रिएट किया गया था कि उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडा राज खत्म करना। उस समय जंगल राज भी वर्ड नहीं यूज किया गया था। अगर ये जाकर के देख ले, वो तो मानते ही नहीं कि सपा पार्टी में कोई गुंडा है, वो तो ये मानते ही नहीं कि उनके कार्यकाल में किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था। श्रुति जी, हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हैं, हम उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, पड़ताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उस समय पूरे अखबार भरे पड़े रहते थे, पूरी मीडिया भरी पड़ी रहती थी, वो यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडा राज को खत्म करना है, और चुनाव भी उसी दम पे लड़ा गया था। ऐसी स्थिति में हम कह तो रहे कि बहन मायावती जी के पैर के नीचे से पूरी तरह जमीन खिसक गई, उनको पता ही नहीं है, उनको ये गलतफहमी में जी रही है कि हम ब्याज कमाने चल रहे हैं। आज तक हमने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जिसे ये न पता हो कि जब उसकी मूल पूंजी ही गायब हो जाएगी तो ब्याज आखिर कमाएगा किस पे। तो बहन जी की मूल पूंजी तो गायब हो गई है, वो ब्राह्मणों के साथ मिलकर के ब्याज कमाने चल रही है, वो कैसी स्थिति है। और रही दोनों का जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मसला चल रहा है, अगर इसमें राज धर्म को ध्यान में रखा जाए तो एक थोड़ी देर के लिए योगी को कहीं से गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस जांच की सीमा, इस प्रकरण की सीमा उन्हें बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मठ हैं, जितने भी साधु के बेस में लोग हैं, वो दुराचार में लिप्त होते हैं, और जब जांच ही हो रही तो क्यों एक ही व्यक्ति तक सीमित हो, उसका दायरा तो बढ़ना चाहिए। और इसका दायरा गोरखनाथ पीठ पे भी बढ़ना चाहिए, वहां भी जांच होनी चाहिए, सारी जगह जांच होनी चाहिए। राजधर्म ये कहता है। हाँ, आपस की अगर कोई धींगा मुश्ती है तो वो जो भी कहे वही बात हो गई कि अब स्थिति जो चल रही, तो आप ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण कार्ड खेला गया नहीं खेला गया। हमने आपको बताया कि एमएसटीसी के साइट पे जिस तरह से स्क्रैप नीलाम होते हैं, बहन जी के यहाँ, क्योंकि अब बीएसपी का फुल फॉर्म बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गया, बीएसपी का फुल फॉर्म बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई, तो वहां नीलामी होती है, नीलामी में जिसका नाम पहले निकल आता है तो आ जाता है। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किया, या फिर आपके सहयोगी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के प्रवक्ता भी सेम बात कह रहे थे कि ये तो ओछी राजनीति है, विचारधारा सेम है, खुद को छिपाने के लिए या फिर शंकराचार्य विवाद वाले मुद्दे पे मिट्टी डालने के लिए अब एक नया विवाद जिसको पनपाया गया, जन्म दिया गया। लेकिन सवाल ये है, अभी अंबेडकरवादी सोच के जो गौतम जी हैं वो कह रहे हैं कि ये राज धर्म है जिसका पालन कर रहे थे। शंकराचार्य विवाद में मुझे लगता है आपको पूरी टाइमलाइन पता होगी, अगर नहीं पता है तो भी मैं एक बहुत शॉर्टली आपको बता देती हूं कि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे थे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए अनुरोध किया गया शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से क्या पालकी से उतर जाइए, और इसी मामले पर विवाद हुआ। उसके बाद जो नोटिस का खेल, उसके बाद अब ब्रह्मचारी का बयान और ये पॉक्सो एक्ट वाला मामला, ये पूरी टाइमलाइन है। रविंद्र सिंह जी, अभी अंबेडकरवादी सोच वाले गौतम जी भी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए ये पूरा मामला जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और जो भी हैं, जो साधु संत के वेश में हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मठ हो, कोई भी मंदिर हो। अगर वहां पर कोई घृणित काम हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए। इसमें राजनीति कैसी? श्रुति, जांच वहां होती है जहां आरोप लगाए जाते हैं। तो आरोप लगे थे योगी आदित्यनाथ जी पे, कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के सारे मुकदमे वापस हो गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे, शंकराचार्य जी महाराज पे जांच करने का काम वर्तमान सरकार का है। वर्तमान सरकार को जरूर करना चाहिए, वह स्वयं भी इसके लिए तैयार हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं सहयोग करूंगा जांच में, जांच करके ये देख लें। लेकिन जो आपने टाइमलाइन बताई है वह मैच नहीं करती है। टाइमलाइन ऐसी थी कि जो पूरा जो मंदिर आंदोलन चला रहे थी भारतीय जनता पार्टी, एक हिंदुओं की खाल ओढ़ के,
उसको असल में लड़ रही थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हमारे चारों शंकराचार्य जी महाराज। उसमें सबसे ज्यादा सबूत पेश किए थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। जब प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का आदेश होता है तब चारों शंकराचार्य जी महाराज को किनारे कर दिया जाता है। जो पैसे जमा थे उसके लिए उस धन को लूट लिया जाता है। लूटने के लिए प्रवीण तोगड़िया की पिटाई की जाती है और उनसे वह पैसा ले लिया जाता है जो विदेशी बैंकों में जमा थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी से जगाया था। और उस कार्यक्रम से ही हमारे चारों शंकराचार्य जी महाराज को बहिष्कृत कर दिया जाता है। जबकि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का यह काम ही नहीं है, जिसने हिंदू धर्म का पालन ही ना किया हो, अपने पत्नी के विरुद्ध अपराध किया हो, वो ये कार्य यह व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो वो उससे वो काम कराया जाता है और हमारे चारों शंकराचार्य जी महाराज इसका विरोध करते हैं। तो टाइमलाइन यहां से स्टार्ट होती है। ठीक। तो ये आरएसएस ने निर्धारित किया हुआ है, आरएसएस ऐसा ही करेगी। और ये देश को आरएसएस समझती नहीं है, ये इजराइल नहीं है, ये फलस्तीन नहीं है। तो भारत को इजराइल बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? आरएसएस। और फिर इसके बाद यही कहा जाएगा कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, इस पूरे मामले पर जो राजनीति की जाती है, अब यही कहा जा रहा था, चाहे आलोक वत्स की तरफ से कहा जाए, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि आप लोग बस इस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते, वो 13% वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते, सत्ता की चाबी अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, इसलिए ये लाग लपेट है। इसलिए आप उस मामले में जब लाठीचार्ज हुआ और आप अभी कहते हैं मैंने माफी मांग ली, बस इसलिए कि सत्ता की चाबी आ जाए, वोट बैंक आपके पास, आपके पाले में आ जाए। रविंद्र जी, ये तो आरोप है ना। कोई भी राजनीतिक पार्टी वोटों के लिए ही कार्य करती है, लेकिन वो कार्य करती है जो वैध हो और वह कार्य करती है जो जनता के हित में हो। ऐसा कार्य करते रहे हैं। कांग्रेस ने भी लंबे समय किया है, समाजवादी पार्टी में सत्ता में लाने वाले भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं 4 बार हम समाजवादी ही है। अब दूसरी बात आप कह रही है कि हम वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कोई नहीं करता है, किसी को नहीं कर सकता है। जाति और धर्म भारतीय संविधान में भी लिखा है। जब आपने जितने फॉर्म भरे होंगे सब में आपको अपना जाति और धर्म लिखना पड़ा होगा। ये खाली भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। एक बात आप बहुत साहसी हैं, आपने बहुत निडरता के साथ एक बात सहजता के साथ स्वीकार कर ली। और जनता को, दर्शकों को ये समझना चाहिए, पार्टी अपने वोट बैंक के लिए काम करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये बात कह रहे थे आप रविंद्र सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश की राजनीति की ये विडंबना है। मुझे लगता है जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, किसी पार्टी पर भरोसा करती है, उसके पीछे बस एक यही मनोदशा होती है कि जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करेंगे, बिना जाति भेदभाव के, बिना धर्म भेदभाव के, किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना लिंग भेदभाव के। और जिस दिन ये भेदभाव खत्म होगी, सोचूंगी मैं, विडंबना है खैर हमारी राजनीति की कि आप इस तरीके से निडरता के साथ, खैर आपके साहस पर तो उसके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। विजय पांडे जी, विजय पांडे, अरे मैंने आपके लिए आपको मैंने साहसी बता दिया, आपको निडर बता दिया, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। रविंद्र जी चलिए ठीक है, क्लैप कर देना चाहिए आपको, जब आप दूसरे से कह रही तो। लेकिन मुझे लगता है ये क्लैप से ज्यादा जनता को तमाचा भी लगेगा। जो जनता किसी भी पार्टी को, मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, सुन लीजिए ना रविंद्र जी, सुनिए ना, आपको दर्शक सुन रहे हैं। पार्टी को भेदभाव के लिए नहीं चुना जाता, पार्टी को वोट बैंक, अगर पार्टी जनता को वोट बैंक समझ ले तो विडंबना है, ओछी राजनीति है। प्रवक्ता है हमारे साथ विजय पांडे जी, कांग्रेस के हैं। क्या ब्राह्मण को जी धर्म स्वीकार है, जाति स्वीकार है हमारे संविधान में? आपको यह मालूम नहीं है? यह भी जनता सुन रही है। किसे स्वीकार नहीं है? संविधान में जाति भी स्वीकार है, धर्म भी स्वीकार है, लेकिन जनता को आप वोट बैंक मान ले, ये गलती है। मैंने इसी बात के लिए आपको कहा है, वोट बैंक अगर आप मान ले, रविंद्र जी सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, वोट बैंक आप कह रहे हैं जनता को, ये भी जनता सुन रही है।
किसने कहा कि वोट बैंक संविधान में सबसे पहले धर्म आपने कहा है, जात नहीं आपने स्वीकार है? पहली जब पहला स्टार्टिंग किया तो आपने वोट बैंक डोंट का पुट शब्द योर यूज किया वर्ड्स है। टू मी। देखिए अब विजय पांडे जी अपने सहयोगी दल को, I will not put my word अपने into your सहयोगी mouth, but दल you के don't try- प्रवक्ता को don't बोलने try दीजिए। to रविंद्र जी play सुनिए, ambiguously। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई, मैं समझ गई आपकी ये बात को। मैंने कोट अनकोट किया है, ठीक है, मैंने आपकी बात को कोट अनकोट किया, ठीक है, बहुत बहुत सही। संविधान को समझिए, बाकी तो जरूरत नहीं है ज्यादा समझने की। मुझे लगता है कि संविधान की प्रति कॉपी आपके सहयोगी दल के पॉकेट में वो लिए फीते, चाहे राहुल गांधी हो, तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, ये तो पर बहुत ये छोटापन दिखाता समझिए, है, आपके एंकर का छोटापन दिखाता है। अरे क्यों नहीं संविधान लेके हमारी पार्टी घूम सकती है? ठीक है, ऑडियो नीचे करिए, क्यों नहीं विपक्षी पार्टी घूम सकती है? रविंद्र जी, ठीक है, मैं समझ क्या बात कर रही है आप? संविधान बार बार संविधान पे विजय पांडे जी, चलिए समय का अभाव है। रविंद्र जी, मैं फिर से आपके साथ जब भी जुड़ूंगी मैं इस पे जरूर बात करूंगी आपसे। विजय पांडे जी, क्या डिप्टी फेस या फिर कोई बहुत प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री फेस, अगर आप सहयोगी दल के साथ गठबंधन में नहीं हो तो 27 के चुनाव में कोई ब्राह्मण फेस को आप बनाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए श्रुति जी, ये मैं सुन रहा था, सबकी बात मैंने सुनी। ये जाति एंगल ब्राह्मण होगा और ये होगा, देखिए हम लोग, मैं जिस पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, हम लोगों ने आज तक जाति की उस तरह से राजनीति नहीं की, ना हमारे पास कोई जातिगत वोट बैंक है। हम हमेशा डेवलपमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, देश की वैल्यूज, आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं, अभी भी हम वही करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जब जाति के आधार पर भेदभाव होगा तो उसकी बात भी हम कहेंगे। जब जाति के आधार पर किसी एक विशेष जाति को टारगेट किया जाएगा तो हम बात कहेंगे, ठीक है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, तो हम बात कांग्रेस कहेंगे। ने अपना स्टैंड ये आपको क्लियर याद किया होगा कि ठीक है, हम तो जातिगत राजनीति करते ही नहीं है। अब क्या चुनाव में 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, सपा दोनों ही गठबंधन में नजर आती, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आलोक वत्स जी, रविंद्र सिंह जी, विजय पांडे जी, गौतम जी, चर्चा में अपनी बातों को मुखरता के साथ रखने के लिए। लेकिन साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य विवाद जो पनपा, अब ये पूरे सियासी धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है, ब्राह्मण वोट में तब्दील हो चुका है। सबका असर क्या होगा जनता के जनादेश पर, जनता के मन पर, उनके विचार पर? सत्ता की चाबी किसके पॉकेट में जाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ सीधी बात में बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम न्यूज़।